देश विदेश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का, जिससे कि आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। सबसे पहली जो खबर आपको दिखाने वो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा जारी है। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़की है। उपद्रवियों ने यहां पर पुलिस वाहन के साथ कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कैथल के रहने वाले रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। दरअसल रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और मैं उनसे नहीं मिलूंगा तब तक जूते नहीं पहनूंगा। रामपाल 14 साल तक नंगे पांव रहे। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चुनाव में बड़ा बदलाव किया है। अब केंद्र और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के लिए गुजरात का चुनाव किया गया है। गुजरात के 43 जिलों के लिए 43 केंद्रीय पर्यवेक्षक और 172 राज्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। राहुल पर्यवेक्षकों की बैठक में कल अहमदाबाद में हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के एक बयान ने राजनीतिक माहौल में गर्मी ला दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि एनडीए पहले से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहा है। कि नीतीश कुमार पूरी तरह बीजेपी की गिरफ्त में है। इस सब के बीच में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर सांठगांठ का आरोप लगाया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो हेराल्ड केस में राहुल गांधी को क्यों नहीं। भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो स्विट्जरलैंड भागने की प्लानिंग में था। भारत सरकार ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। मेहुल चोकसी भारत में हजारों करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रहा है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ज्वाइंट ऑपरेशन में 300 किलो ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स की खेप पाकिस्तान की फिशिंग बोट से भेजी जा रही थी। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकी ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और खाने का सामान बरामद हुआ। 11 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश कमांडर समेत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुंबई में उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्राइवेट गार्ड्स भी बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई में वर्ली के ट्रैफिक विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी का मैसेज आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आज की पहली और बड़ी फिक्र बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की करेंगे। वहां हिंदुओं से जुड़े निशान, प्रतीक सिलसिलेवार तरीके से कैसे मिटाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस चिंता को लेकर वहां से ट्रेंड किए जा रहे कुछ कीवर्ड्स आपको बता देते हैं। कट्टरपंथियों को हिंदू धर्म से जुड़े किन किन शब्दों पर ऐतराज है और क्यों है, ये बात जब आप जानेंगे तो आप भी मोहम्मद यूनुस को शांति दूत नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का दूत ही कहना चाहेंगे। क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को नंदी बैल नाम से नफरत है। क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को मां दुर्गा के नाम से नफरत है। क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पारंपरिक लोक देवताओं से नफरत है। क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को मंगल शोभा यात्रा से नफरत, क्योंकि ये सारे नाम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को इन नामों से बहुत चिढ़ है, लिहाजा वो इसे गैर इस्लामी बताकर अपना कट्टर एजेंडा चलाना चाहते हैं। 14 अप्रैल को होने वाली इस मंगल शोभा यात्रा की शुरुआत पहली बार 1989 में हुई थी। सैन्य शासन के तहत रहने से निराश छात्र समुदाय लोगों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाना चाहता था। 1989 में पहली परेड को आनंद शोभा यात्रा कहा गया। इसका अर्थ है एक आनंदमय जुलूस। 1996 में ही बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद इस शोभा यात्रा में मंगल शब्द को जोड़ा गया। यूनुस को कर्जदार व्यक्ति कहा, यूनुस को आत्म केंद्रित कहकर हमला बोला, यूनुस को फांसीवादी कहा, यूनुस को आतंकवादी तक कह डाला। शेख हसीना ने यूनुस पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद कर देने की साजिश का आरोप लगाया। बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के सभी चिन्ह मिटाए जाने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में कट्टरता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो भारत तकनीकी दक्षता में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, जिसका एक उदाहरण है लेटेस्ट लेजर वेपन। वो हथियार जिनके दम पर अमेरिका और रूस जैसे देश सुपर पावर होने का दम बढ़ते हैं, लेकिन अब यह ब्रह्मास्त्र भारत के तरकश में भी आ गया है, जो पूरी तरह स्वदेशी है। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने घातक लेजर वेपन तैयार कर लिया है। अब तक यह हथियार सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास था, जबकि इजराइल इसे डेवलप कर रहा है।
सबसे पहले 1960 में रूस ने लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम शुरू किया था। उसके बाद 1980 में चीन इसे बनाने में जुट गया था। अमेरिका ने 1983 में इस लेजर एक पॉलिसी बनाई थी, इसे लेकर एक पॉलिसी बनाई थी जिसे स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव नाम दिया गया था। इसी कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने स्टार वॉर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया और दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर वेपन बनाया। और अब एक अलग खबर की रुख करते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के दर्द की, जिसकी हर तस्वीर चौंकाने वाली है। हर तस्वीर कई चुभने वाले सवालों के साथ हमारे सामने खड़ी हुई है। ये तस्वीरें वहां की मुर्शिदाबाद से वायरल है। ये वही मुर्शिदाबाद है जो पिछले कई दिनों से वक्फ कानून के विरोध वाली आग में जल रहा है। वहां वक्फ कानून के विरोध में बम, बारूद, पत्थर और आग वाला खेल खेला जा रहा है। इस हिंसक खेल का शिकार वहां के हिंदू हो रहे हैं, जिनका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। और इन पर इस हिंसा का क्या असर हो रहा है, यह भी देखिए। ये हिंदू मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों से पलायन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों की संख्या में हिंदू भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ले चुके हैं। कोई स्कूल में रह रहा है, कोई टेंट बनाकर रह रहा है, कोई खुले आसमान के नीचे अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है। मुर्शिदाबाद के मुस्लिम इलाके सुती, धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। दावा है 500 से ज्यादा हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन कर मालदा आ चुके हैं। आपको बताते हैं कि घर छोड़ने को मजबूर ये हिंदू क्या क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कट्टरपंथी हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। धार्मिक कट्टरपंथियों ने घरों पर बम फेंके, हमें हर शुक्रवार को डर और दहशत में हम लोग जीते हैं। हमलावर हथियार लहराते हुए घर में घुस आते हैं। हमें तुरंत अपना घर छोड़ने को कहा गया। हाथ जोड़कर माफी मांगी, फिर भी नहीं सुने। चुन चुनकर हिंदुओं के घर और दुकान जलाए गए। वक्फ कानून के लिए हमें दोषी ठहराया गया। पलायन नहीं करते तो हम मारे जाते। इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप देखिए पलायन के लिए मजबूर लोग क्या कह रहे हैं। ট্যাঙ্কির জলে বিষ আজকে দিয়েছে बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है। सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया है। यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। আমরা ঘুমাতে পারছি না। বাড়িতে কি করে ঘুমাবো, এরকম বাড়িতে ঘুমাচ্ছি, চারিধারে সব ঢাল মারামারি, পাথর মারামারি, এরকম অবস্থা। ঘুমোতে পারছি না, রান্না করে কেউ খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করতে পারছি না। এমন অবস্থা, বাড়ির দুয়ারে বেরোবার উপায় নাই। কি করবো, সেই জন্য এখন देखिए न राज्य की सत्ता कुछ कर पा रही है और न ही बंगाल की पुलिस। हिंदू रातों रात अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन तस्वीरों पर ऐसे व्यंग भी किए जा रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम मालदा के उस स्कूल में पहुंची जहां बड़ी संख्या में हिंदुओं ने शरण ली। इन पीड़ितों से बात की। ये लोग यहां पर कब तक रहेंगे, कब अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर घर वापस जा पाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। वक्फ संशोधनी बिल को लेके मुर्शिदाबाद की धुलियान में जो झमेले हुए हैं, उसके चलते गंगा को क्रॉस करके हिंदू जो लोग हैं वो पलायन करके मालदा में आ चुके हैं। यहाँ पे वो सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ का नज़ारा। 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब सब देखिए एक स्कूल में ये लोग आश्रय लिए हैं। इसका कारण ये है वहाँ के जो हिंदू परिवार है उनका ये कहना है कि वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या उनके साथ हुआ है, थोड़ा बात करेंगे। আমরা কে অত্যাচার খুব করছে, মারা ধরা, ঘরে আগুন ধরেছে, থাকতে পারছি না, চাল ডাল কিছু। আমাদের বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা পালিয়ে এসেছি। আমরা অন্য বাড়িতে একটু গেলাম, তো থাকতে পারলাম না। যে খুব একবারে পাথর চালাচ্ছে, আধলা ইট চালাচ্ছে, বম চালাচ্ছে। আমার স্বামী ছিল না, এলাকারই লোক আছে। এবার আমার স্বামীটা তারা বাড়িতে থাকতে দিবে না, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে আমাদের। তো ওরা আমার স্বামীটাকে এখানে বম লেগেছে। এখানে একজন আসছে,
8 মাসের গর্ভবতী একজন আসছে 3 দিনের বাচ্চা নিয়ে, সেজারের বাচ্চা কি করে আসলো? এই সমস্ত মানুষ, এদের আশ্রয় দিতে হবে না? मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की इस पीड़ा पर पॉलिटिक्स तेज है। बीजेपी हिंदुओं के दर्द को आधार बनाकर ममता सरकार पर हमले कर रही है। वहीं टीएमसी के नेता बीजेपी पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच की ये जुबानी फायरिंग भी देखिए और समझिए कि जनता के दर्द पर कैसे मौका मिलते ही सियासी रोटी सेकने का काम तेज हो जाता है। जो लोग एक्चुअल वो प्रोवोक किया, जो हमला किया, जो लूट किया, वो एक बड़ा गैंग वो बॉर्डर क्रॉस करके घुसा था। ये क्या फेलियर है बीएसएफ का? और जानबूझ के वन सेक्शन ऑफ बीएसएफ अलाउ किया। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जलाने जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और अब फिक्र में कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं। वक्फ पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज विरोधियों को पंक्चर वाला पंच दे मारा। मायावती ने भतीजे आकाश को 41 दिन के अंदर माफ कर दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसकी इनसाइड रिपोर्ट। एक अपडेट तमिलनाडु गवर्नर के जय श्रीराम वाले विवाद पर रहेगा। फिर आपको पीएनबी बैंक फ्रॉड केस में आरोपी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण का एंगल समझाएंगे। फिक्र के अपडेट सेक्शन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं, जिन्होंने आज संशोधित वक्फ कानून का विरोध करने वालों को चुन चुनकर जवाब दिया। विरोधियों को पंक्चर वाला पंच मारा। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन वक्फ वाला कटाक्ष जरा चुभने वाला था। इससे पहले उनके भाषण के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, जिसमें भूकंप जैसी तीव्रता दिखी। पीएम ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस से कई सवाल पूछे। संशोधित वक्फ कानून के विरोध को लेकर भी कांग्रेस पर प्रहार किए। धर्म के आधार पर आरक्षण और संविधान को लेकर विपक्ष को घेर। सबसे ज्यादा चर्चा उनके पंक्चर वाले बयान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का अगर पहले ठीक से इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवाओं को आज पंक्चर बनाने की नौबत नहीं आती। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि इस तुष्टीकरण से कांग्रेस ने मुसलमानों को का नुकसान किया है। कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून में बदलाव किए थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि अगर मुस्लिमों की इतनी फिक्र थी तो आज तक कोई पार्टी अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं बनाया। अगर मुस्लिमों की फिक्र है तो कांग्रेस उन्हें 50% टिकट क्यों नहीं देती है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने वक्फ को संविधान से ही ऊपर कर दिया था। पहले आप पीएम मोदी के कांग्रेस पर कटाक्ष को सुनिए, फिर आपको इस पर बयानों की का राउंड 2 दिखाएंगे। बाबा साहब आंबेडकर वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी, संविधान से ऊपर कर दिया।
ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। संशोधित वक्फ कानून को लागू हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो इसका विरोध थम रहा है और ना ही सियासी बयानबाजी। अलग अलग दल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम के बयान के बाद भी विपक्ष की तरफ से कई बयान फायर किए गए। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। जिस प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की आधिकारिक सलाह दी हो, वो जो है वो देश के मुसलमानों को ये ताना दे रहा है कि मुसलमान पंचर क्यों बनाते हैं। नहीं प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो ये पंचर बनाना कोई शर्म की बात नहीं है और सिर्फ मुसलमान पंचर नहीं बनाते। आपने तो देश के युवाओं की वो स्थिति कर दी है कि ना वो पंचर बनाने लायक बच्चे हैं ना पकौड़ा तलने लायक बच्चे हैं। मंच से इस देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। तो जो लोग संविधान और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा बनने का ड्रामा करते हैं, आज वो सामाजिक न्याय और संविधान के खिलाफ खड़े हैं। आज वो पसमानदा गरीब लोगों के खिलाफ खड़े हैं। आज वो वक्फ माफिया और लैंड ग्रैबर माफिया के साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि इनके लिए संविधान नहीं शरिया जरूरी है। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। देश का अल्पसंख्यक इसका वेलकम कर रहा है। देश के पसमानदा समाज जो गरीब मुसलमान है वो कर रहे हैं, महिलाएं करी, वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 सबसे खिलवाड़ है। हमारे मोदी जी की हुकूमत ने इसका कोई परवाह नहीं किया। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, हमारे गृह मंत्री को जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतना साफ झूठ बोल के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए, अगली खबर को आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अब बात माफी और मोह वाली उस राजनीति की जिसका केंद्र है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद। मायावती के लाडले भतीजे आकाश आनंद का अपनी बुआ की बहुजन समाज पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस। एक बार फिर मायावती की सियासत आकाश आनंद पर पिघल गई। 41 दिन पहले पार्टी से बाहर किए गए आकाश को अब पार्टी का हिस्सा फिर बना लिया गया। अब राजनीति में सवाल ट्रेंड कर रहा है कि आकाश की वापसी मायावती के लिए जरूरी है या सियासी मजबूरी है। इसकी इनसाइड रिपोर्ट अब आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आकाश आनंद की वापसी का ऐलान करते हुए मायावती की ओर से सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया। मायावती ने बताया कि आकाश आनंद के गलती मानने के बाद उन्हें पार्टी में काम करने का एक और मौका दिया जा रहा है। इसके लिए आकाश आनंद ने आश्वासन दिया है कि वो आगे कभी अपने ससुर और रिश्ते नातेदारों की बातों में नहीं आएंगे। हालांकि इस बार मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में तो शामिल किया, पर उत्तराधिकारी वाली गद्दी नहीं सौंपी। मायावती ने बताया कि वो अभी स्वस्थ हैं और किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना रही। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 41 दिन पहले जिस भतीजे से मायावती का मोह भंग हो गया था, उन्हें लेकर मायावती फिर से मोम की तरह पिघल गई। कैसे? तो इसके पीछे की वजह आकाश आनंद के वो संकल्प हैं जो उन्होंने मायावती से किए। आकाश आनंद ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मायावती जी को वो दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानते हैं। पार्टी के हित के लिए वो अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने देंगे। अपने राजनीतिक फैसलों के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार से सलाह नहीं लेंगे और अब से वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इसीलिए आकाश आनंद ने मायावती से अपील की थी कि वो उनकी पिछली गलतियों को माफ करेंगे और दोबारा पार्टी में उनको ले लिया जाए। इतना सुनते ही मायावती ने आकाश आनंद के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। वैसे पहली बार नहीं है जब मायावती का भतीजे आकाश आनंद से मोह भंग हुआ और फिर अचानक हृदय परिवर्तन हुआ।
लिस्ट काफी लंबी है। 2023 में 12 दिसंबर को मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन 7 मई 2024 को उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और इसके साथ उत्तराधिकारी का अधिकार भी वापस ले लिया। 47 दिनों में ही मायावती का मन ऐसा बदला कि आकाश आनंद उन्हें फिर से प्रिय हो गए। 23 जून 2024 को उन्होंने फिर से आकाश को उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी वापस ले लिया। फिर यह कहानी भी ज्यादा दिन नहीं चली। 2 मार्च को उन्होंने आकाश आनंद को पहले सभी पदों से हटाया और पार्टी से भी निकाल दिया। हालांकि यह सियासी नाराजगी 41 दिन भी नहीं टिक सकी और उन्होंने एक बार फिर से आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया। वैसे जो हाल है उसको देखकर आप क्या कहेंगे, ये रिपोर्ट है। ये बसपा का आंतरिक मामला है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। कौन किस में आ रहा है, कौन किस में जा रहा है। आने वाले समय में आकाश आनंद जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और जैसी कुमारी बहन मायावती जो चाहती हैं उनको उसी तरह पार्टी में रह के अनुशासित तरीके से काम करना चाहिए और वो देश के हित में और देश के लोगों के हित में काम करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। अब आते तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि पर, जो एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने एक कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाए, जय श्री राम के नारे लगवाए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता शशिकांत सेंथिल ने उनका ये वीडियो टैग करके पोस्ट लिखा, उनकी आलोचना की। राज्यपाल RN रवि शनिवार को मदुरई में त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे। उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहां उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उनसे 3 बार जय श्री राम के नारे भी लगवाए। इस बार कांग्रेस नेता शशिकांत सेंथिल ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक किए जाने के बावजूद ये स्टंट कर रहे हैं। छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाना सिस्टम को उकसाने जैसा है। RN रवि वही गवर्नर हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राज्यपाल की शक्तियों और संविधान की सीख दी थी। जय श्री राम, जय श्री राम। I'll say and you say, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। One of the highest posts in this country, and he is speaking like an religious leader. By itself is bringing a trouble to this nation. He has become a propaganda master of the RSS and the BJP. और अब फिक्र में उन लोगों की बात जो या तो भारत देश के दुश्मन हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, या फिर भारत के भगोड़े हैं और देश को अरबों का चूना लगाकर विदेशों में मौज की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही 2 तरह के लोगों की परेशानी अब बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली है, क्योंकि मुंबई हमले के गुनहगार तब वो राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका से हो चुका है और अब दूसरा प्रत्यर्पण बहुत जल्द बेल्जियम से भगोड़े मेहुल चौकसी का हो सकता है। चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रबल संभावना क्यों बनी, ये चैप्टर तेजी से ओपन करते हैं। सबसे पहले आप 14,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज भगोड़े मेहुल चौकसी की बेल्जियम से वायरल ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए आप। वो एक व्हीलचेयर पर है, नीले रंग का एक मास्क लगा रखा है। मेहुल चौकसी 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा था, वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार सीबीआई के आग्रह पर ही बेल्जियम में उसके विरुद्ध यह एक्शन हुआ है, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि बेल्जियम से उसका जल्दी भारत आना हो सकता है प्रत्यर्पण के थ्रू। लेकिन चौकसी ने इसमें पहले भी एक पेच फंसाया था। दरअसल ईडी और सीबीआई ने जब से चौकसी के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की है, तभी से उसके वकीलों की ओर से मुंबई में अदालतों में यह दलील दी जा रही है कि चौकसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, इसीलिए उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। और इस दलील के जवाब में ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि अगर वो इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम जा सकता है तो फिर वो भारत में रहकर भी इलाज करवा सकता है। उस समय चौकसी की ओर से यह भी कहा गया था कि वो भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो सकता है। हालांकि उसका यह प्रस्ताव तब खारिज हुआ था और तभी से एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब प्रश्न ये है कि क्या बेल्जियम से उसका प्रत्यर्पण हो सकता है? तो इसका उत्तर हाँ में हो सकता है, क्योंकि मेहुल चौकसी ने भले ही 7 साल पहले भारत से भागकर एंटीगुआ की नागरिकता ले ली हो,
लेकिन वो इलाज कराने बेल्जियम पहुंचा था और बेल्जियम से भारत की प्रत्यर्पण संधि वर्ष 2020 से ही है और भारतीय एजेंसियां उसके खिलाफ 2 गिरफ्तारी वारंट पहले ही बेल्जियम सरकार के सामने रख चुकी हैं। इसके अलावा सीबीआई ने चौकसी के खिलाफ 2 आरोप पत्र भी दाखिल किए हैं, जबकि ईडी ने 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि मेहुल चौकसी की वापसी कैसे संभव है। तो सूत्रों के अनुसार सीबीआई और ईडी बेल्जियम सरकार से औपचारिक प्रत्यर्पण की अपील करेगी। चौकसी के खिलाफ दर्ज केस के सबूत, गैर जमानती वारंट को दिखाना होगा। बेल्जियम की सरकार फिर यह तय करेगी कि अपराध प्रत्यर्पण के योग्य है या नहीं। चौकसी को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां प्रत्यर्पण पर सुनवाई होगी। बेल्जियम की अदालत के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद ही बेल्जियम सरकार अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन अभी के लिए हम आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां मेहुल चौकसी पर एक्शन तेज हुआ है। उसके फ्लैट को सील किया गया है, उसके घर पर कई बैंकों के नोटिस चस्पा हैं और वहां से हमारे सहयोगी जयप्रकाश ने आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। ये मेहुल चौकसी का घर है। आप देखिए कितनी सारी यहाँ पर नोटिसेस चिपकाई हुई हैं। ईडी की नोटिस है, इसके अलावा यहाँ पर तमाम जो बैंक्स हैं जिनका पैसा लोन के रूप में मेहुल चौकसी की गीतांजलि ज्वेल्स कंपनी और अलग अलग करीब 10 कंपनियों की तरफ से कर्जे के रूप में निकाला गया था। करीब 13,800 करोड़ रुपए के गबन का आरोप मेहुल चौकसी पर है।